दोस्तों, we have a very special guest today, Professor Prashant Das, and he is a professor at IIM Ahmedabad. Prashant, welcome to GT Log podcast, our studio. Thank you, Anurag. प्रशांत, आपके बारे में भी कुछ हम अपने दर्शकों को बता दें. प्रशांत ने अपनी इनिशियल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर IIT रुड़की से किया, फिर मास्टर्स इन लैंड डेवलपमेंट फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी US से किया, और फिर रियल एस्टेट में PhD हासिल की फ्रॉम जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी US से. उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, रैदर पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, स्विट्जरलैंड में भी पढ़ाया, और फिर अब IIM अहमदाबाद, जो कि इंडिया का ही नहीं दुनिया का एक जाना माना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें अब रियल एस्टेट पढ़ा रहे हैं. तो प्रशांत, आई थिंक हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो फ्री फ्लो में रहेगा, और वो टॉपिक रियल एस्टेट के आसपास ही हम लोग बातचीत करेंगे. तो एक तो टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, बिकॉज आपने US में भी देखा, स्विट्जरलैंड या यूरोप में देखा, और फिर इंडिया में देख रहे हैं. तो टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या डाइवर्सिटी है, कितना लगता है कि रियल एस्टेट एज ए सब्जेक्ट कितना डिफरेंस है वहाँ का वर्सेस यहाँ का? 3 कॉन्टिनेंट तो आपने कवर कर ही लिए हैं. जी, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा. It's an honor to be sitting next to my old friend, Anurag. I'm very proud of your achievements, and I'm very glad to see how GT Log has evolved in recent years. Thank you. So, yes, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने कई देशों में पढ़ाया है यूनिवर्सिटी लेवल पर, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जब आप देखें स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, स्टूडेंट्स का कैलिबर और उनके इंटरेस्ट्स. जहाँ तक बात रियल एस्टेट की है, जो विकसित देश हैं वहाँ पर रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत ही एडवांस्ड एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह से बन चुका है. लोग रियल एस्टेट में बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, BA करते हैं, PhD करते हैं, MPhil करते हैं. तो जब तक मैं पाश्चात्य देशों में रहा तब तक मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी कॉम्पिटेंसी है उसका तो बड़ा डिमांड है, और काफ़ी मैंने एंजॉय किया. फिर मैं इंडिया आया और मैं ये सोच कर लेकर आया था कि यहाँ भी लोगों के अंदर रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा. वो मैंने पाया नहीं. मैंने पाया कि जो एकेडमिक दुनिया है इसका अपना एक ढर्रा है इंडिया में, और मैं उसको कोई दोष नहीं दूंगा. इस ढर्रे में अभी भी हमारी सोच काफी क्लासिकल है कि आप या तो फाइनेंस पढ़ाते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या मार्केटिंग पढ़ाते हैं. उसमें रियल एस्टेट जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए बहुत ज्यादा रूम था ही नहीं. जब मैं आया मेरे लिए थोड़ा सा शॉकर था, लेकिन IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं. तो मैं यहाँ पर फिनेंस पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो रियल एस्टेट में रहती है. तो IIM अहमदाबाद में मुझे बहुत मौका मिला है, और मैं जो कोर्सेज पढ़ाता हूँ रियल एस्टेट पे, उसमें मुझे IIM अहमदाबाद के जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलते हैं. तो अब मेरे लिए एक अभियान है कि कैसे इंडिया में रियल एस्टेट को एक लेजिटिमेट डिसिप्लिन की तरह से एस्टैब्लिश करें, क्योंकि एज ए डिसिप्लिन यहाँ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एपेटाइट है. अपने एकेडमिक सर्कल से बाहर जब मैं निकलता हूँ, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन प्रोफेशनल्स से बात करता हूँ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस होती है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट से रियल एस्टेट के बारे में कोई बात करे, कोई पढ़ाए, कोई रिसर्च करे. तो मुझे लगता है कि वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस में भी आएगा, और इंशाल्लाह कभी यहाँ भी. जी, एक्चुअली हमें भी इस सब्जेक्ट को लेकर के या इस सेक्टर को लेकर के मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं कि इसमें पोटेंशियल कम है. पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और वो कब जाकर के ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, शायद मुझे लगता है कि वही सब जो आपका अभियान है, जो आपने बताया
और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो इस सब्जेक्ट को लेकर के जो गंभीरता है वो इसको चेंज जरूर करेगी. सो वी आर होपफुल फॉर दिस. कमिंग टू मे बी आई थिंक स्पेसिफिकली इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी के कारण जो रेगुलेशंस हैं वो डाइवर्स हैं. रियल एस्टेट रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं. उसके कारण से जो डिमांड है रियल एस्टेट प्रोडक्ट की इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल, वो डिमांड इम्पैक्ट करती है. और डिमांड इम्पैक्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट आता है. तो जो रेगुलेशंस हैं, मतलब यू ऑल्सो हैव सीन एंड नोटिस्ड कि साउथ एशिया में भी इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. वो कैसे इस तरीके की जो रेगुलेशन डाइवर्सिटी है उसको, डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करती है या इन्वेस्टमेंट कैसे इफेक्ट करता है उससे? बहुत ही एकेडमिक सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है. भारत का संविधान आप देखें तो ये 3 सूचियों में बटा हुआ है. एक फेडरल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है. करेक्ट. तो लैंड स्टेट लिस्ट में आता है प्राइमरीली. और इसके अच्छे कारण हैं, क्योंकि न सिर्फ इंडिया में बल्कि आप बहुत सारे डेवलप्ड देशों को भी देख लें, यूके, अमेरिका, वहाँ पर भी लैंड को लेकर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है. और चूंकि हमारे देश में ये स्टेट लिस्ट में आ गया, राज्य की सूची में आ गया, तो अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से सिस्टम्स बनाए. और अब गवर्नमेंट के सामने समस्या ये आ रही है कि अगर आपको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाना है, अगर उनकी फैसिलिटीज़ यहाँ बननी है, अगर वो यहाँ आकर रियल एस्टेट एसेट्स को ओन करते हैं, तो उनकी नज़र में तो भारत एक देश है. और भारत के अलग अलग मार्केट्स, उनके लिए विद इन भारत बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स हैं. तो उनके लिए कैसे इसको सरल बनाया जाए, ये एक रेगुलेटरी चैलेंज है. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूंकि उसके लिस्ट में इस लैंड आता नहीं, तो जो हमारे यहाँ का फेडरलिज्म है वो उनको रोकता है कि भाई आप स्टेट के मामलों में नहीं इंटरफेयर करें. और कुछ हद तक ये न्याय संगत भी है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स का इतिहास अलग अलग रहा है. कहीं पर रैयतवारी रही है, कहीं जमींदारी रही थी, कहीं कुछ और रहा था. और जैसे देश को आज़ादी मिली, उस अपने इतिहास के हिसाब से उन्होंने लोकल कानून बनाए, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी. तो अभी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ऐसे कानून लाएं जो कि परवेजिव हों हर किसी. लेकिन उसके चैलेंजेस हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकती स्टेट्स के ऊपर में, और स्टेट्स को स्वायत्तता की जरूरत होती है. तो ये एक बड़ा ही बैलेंसिंग एक्ट है. और इसकी वजह से अलग अलग इलाकों में डेवलपमेंट का पैटर्न अलग अलग रहा है. और राजनीतिक मसलों को हम अलग रख दें, ये राजनीतिक डिस्कशन नहीं है, ये इकोनॉमिक सोशल डिस्कशन है. तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ने इसको ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को. उन्होंने अपने यहाँ के रेगुलेशंस को काफी स्ट्रीमलाइन किया ताकि वो स्टेट अट्रैक्टिव बन पाए. कुछ स्टेट्स अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जाए. तो जमीन एक बड़ा ही इमोशनल मसला रहा है हमारे देश में. और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं. लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि अलग अलग राज्यों में डेवलपमेंट का पैटर्न अलग अलग रहा है. और धीरे धीरे करके हम ये उम्मीद करते हैं कि नए नए रेगुलेशंस के साथ इसमें थोड़ी समानता आएगी. जैसे रेरा जो एक्ट है, रेरा एक तरीके का डायरेक्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को इम्पोज नहीं कर सकती स्टेट्स के ऊपर में. अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सटेंट पे इसको इम्प्लीमेंट किया है. और आप देखेंगे कि उसके अपने चैलेंजेस रहे हैं. रेरा के पास में लेजिस्लेटिव पावर तो है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर बहुत ज्यादा नहीं है. थोड़ी बहुत जुडिशरी की पावर भी उनके हाथ में है. तो जो पुराना बैकलॉग है हमारा जुडिशरी का, उसका असर रेरा के इम्प्लीमेंटेशन पे पड़ता है. और कुछ स्टेट्स को काफी फायदा मिला है, कुछ स्टेट्स अभी इस पर काम कर रहे हैं. वेरी नाइस.
इसी पे थोड़ा सा और मे बी आई थिंक डाइव डाउन करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट से लिंक करते हैं इस डिस्कशन को. फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई हैव सीन वन मे बी पब्लिकेशन फ्रॉम मे बी आई एम अहमदाबाद और फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि जनरली जब हम लोग एज रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम लोग फिक्स एसेट की तरह इसको ट्रीट करते हैं, वेयर एज जब हम इक्विटी या डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं. और जब हम लोग रीजनल डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वेस्ट में जो लोग हैं या जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट है वो कम है कंपेयर टू द इक्विटी और डेरिवेटिव्स में, जबकि नॉर्थ इंडिया में लोगों का इन्वेस्टमेंट लैंड और रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू द और गोल्ड की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू द मे बी इक्विटी डेरिवेटिव और लिक्विड एसेट्स की तरफ. इसका क्या मतलब स्पेसिफिक रीजन है? सर्टेनली वन रीजन दैट यू हैव मेंशन कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लैंड का अप्रिसिएशन हो सकता है ज्यादा हो नॉर्थ में कंपेयर टू वहां पे, और कोई स्पेसिफिक रीजंस भी है इस चीज के? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है अनुराग. जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है अपने वेल्थ को बढ़ाना. उसका एक ही पर्पस है कि आपके पास थोड़ा वेल्थ है, आप उसको ऐसी जगहों पर लगाएं कि आपका वेल्थ फ्यूचर में ज्यादा हो जाए. आप इन्वेस्टमेंट दो तरीके से करते हैं. एक इन्वेस्टमेंट रियल एसेट्स में होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, लैंड, फैक्ट्री, बिजनेस, प्राइवेट इक्विटी. और एक इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल मार्केट्स में करते हैं. करेक्ट. जैसे आपने बोला इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स. इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के कैरेक्टर्स अलग होते हैं. तो इकोनॉमिक थ्योरी की अगर आप बात करें तो रियल एसेट्स आपका वेल्थ बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं. ओवर टाइम आपका वेल्थ रियल एसेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ता है. लेकिन रियल एसेट्स राशनड होते हैं. जैसे आपको मन कर रहा है कि नोएडा में एक ऑफिस टावर बनाए. पहले टावर बनाने में आपको शायद 25%, 30% का रिटर्न मिलेगा. सेम मार्केट में अगर आप दूसरा ऑफिस बनाने जाएंगे तो उस पर रिटर्न आपका कम हो जाएगा. तीसरा बनाएंगे तो रिटर्न कम हो जाएगा. अच्छा. तो इसको रैशनिंग कहते हैं कि भाई डिमांड फिक्स्ड है, आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं तो प्राइसेस कम होंगे, ओवर टाइम आपका रिटर्न कम होगा. कैपिटल मार्केट्स एटलीस्ट इन थ्योरी वो असीमित है. आप जितना पैसा चाहें उतना लगा लें. आपके पैसे लगाने से रिटर्न पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो कैपिटल मार्केट का मेन रोल ये होता है कि ओवर टाइम आप अपने वेल्थ को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं इसको वो रीअरेंज करने में मदद करता है. आपके पास आज कुछ पैसा है, आपके पास कल कुछ और पैसा होगा. आपकी खुशी एक पर्टिकुलर पैटर्न में है कि मैं आज कुछ खर्च करूंगा और कल कुछ और पैसे खर्च करूंगा. आज और कल का पैसा मिलाकर आपका पैसा फिक्स्ड है. अगर ये मानकर चले तो आप ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास आज जरूरत से ज्यादा पैसा है, आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि कल मैं उसको कंज्यूम कर पाऊं. तो कैपिटल मार्केट आपको ये बेनिफिट देता है. उसकी वजह से आपकी खुशी बढ़ती है लाइफ में. यूटिलिटी बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स में. और जो रियल एसेट मार्केट है उसका मेन पर्पस है आपका वेल्थ बढ़ाना. तो आप इन दोनों को मिलाकर चलना चाहते हैं. आप कुछ पैसा रियल एसेट्स में लगाना चाहेंगे, गोल्ड में लगाते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाएंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, और कुछ पैसा आप कैपिटल मार्केट में लगाते हैं विच हेल्प्स यू रीडिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ ओवर टाइम. तो ट्रेडिशनली इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब हुआ करता था कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं जमीन खरीदूंगा और उस पर घर बना दूंगा या गोल्ड खरीद लूंगा. That was purely equity investment, equity exposure into real assets. Over time, जैसे जैसे हमारा कैपिटल मार्केट इंप्रूव होता गया, हमारे अपॉर्चुनिटीज बढ़ते गए. फिर एक ऑप्शन आया कि भाई आप डेवलपर्स की कंपनीज में इक्विटी खरीद सकते हो. जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, आपने बोला कि ठीक है, मैं खुद से घर नहीं बनाऊंगा, ये कंपनी घर बना रही है, मैं इसको अपने पैसे दे देता हूँ. वो कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर था. तो उस पे भी कुछ लोगों को फायदा हुआ. बहुत सारी कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज स्ट्रगल करती रही. आप रियल्टी इंडेक्स देखेंगे इंडिया का तो इट हैज बीन ऑल ओवर द प्लेस. बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न ये नहीं दे पाया है कुछ कंपनीज को छोड़कर. हाँ, बहुत चैलेंज रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डीएलएफ की बात करूं तो डीएलएफ का 10 साल पहले भी मे बी आई थिंक जो मार्केट कैपिटल था वो 1 लाख करोड़ के आसपास था.
10 साल के बाद भी उसका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ के आसपास ही है। इसका मतलब बीच में उसने लॉसेस भी फेस किए हैं। अगर आप रियल्टी इंडेक्स देखेंगे तो बहुत शार्प राइज नहीं रहा है, अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में इट हैज बीन अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो रियल एस्टेट कंपनीज थी, एकेडमीज में इसको रीऑप बोलते हैं, रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज, जैसे कुछ कंपनीज के नाम आपने लिए, तो ये इन कंपनीज का इक्विटी एक्सपोजर इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। वो एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग रीजन्स में करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में करते हैं, और कभी कभी कमर्शियल में भी कर देते हैं। तो जब आप उनका इक्विटी खरीद रहे हैं तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिल रहा है। कई बार आपको इच्छा होगी कि नहीं, मैं सिर्फ कमर्शियल में करना चाहता हूँ, रीट्स ने आपको वो ऑप्शन दिया। और आप हिस्टोरिकली देखें तो कमर्शियल रियल एस्टेट का रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव रहा है रेजिडेंशियल के मुकाबले। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ज्यादातर रिटर्न अर्ली स्टेजेस के प्लेयर्स कैप्चर करते हैं। जैसे वो लैंड लेवल पर काफी ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी कैप्चर हो चुका होता है। तो अब आपके पास में रिटर्न कैप्चर करने का एक ही तरीका रह गया कि आप बैठें और इंतजार करें। एक्चुअली यही तरीका तो लोगों को लगता है कि हाँ, बिल्कुल, मतलब पैसे को 2 गुना 4 गुना करने का यही तरीका है कि पेशेंस रख लीजिए, पेशेंस रखें और इंतजार करें, जैसा मार्केट आएगा वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए जनता को पता चल, कई जगहों पर ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, यहाँ हम रिटर्न नहीं बना पा रहे, हमारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि हम घर खरीद रहे हैं, समाज में हम लोगों को बता पाते हैं। और देखें, ये इच्छा कोई बुरी इच्छा नहीं है। इंसान के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, एस्टीम, ईगो होता है। मैस्लोस ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एस्टीम इज समवॉट रिलेटेड टू ईगो। आपको अपना स्टेबिलिटी शोकेस करना होता है, ये एक लेजिटिमेट इकोनॉमिक नीड है। पॉजिटिव तरीके से थॉर्स्टेन वेबलिन ने करीब 150 साल पहले ये थ्योरी दी थी, उसका नाम था कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। अच्छा, कि जब आपकी बेसिक जरूरतें सारी पूरी हो गई हैं, आपके पास और ज्यादा वेल्थ है, तो उसकी यूटिलिटी इसी में है कि आप वेल्थ को शोकेस करें। तो कई बार घर खरीदना इज रिलेटेड टू दैट कि भाई आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बैंगलोर में रहते हैं, आपने घर नोएडा में खरीद रखा है, तो उसका यूटिलिटी घर में रहना तो नहीं है। उसका उससे जो आपको किराए में पैसे आ रहे हैं, वो उस पैसे से आपका वेल्थ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो 1.5% ही है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपके फैमिली वाले खुश होते हैं, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं कि भाई हमारे यहाँ घर है, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आती है, उसकी अपनी यूटिलिटी। तो रीट्स ने एक नया ऑप्शन आपको दिया कि भाई घर की खरीदना ही ऑप्शन नहीं है, आप कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से जो चीजें आ रही हैं इंडिया में वो और ज्यादा एक्साइटिंग है। अभी कुछ महीनों पहले सेबी ने SM रीट, स्मॉल एंड मीडियम रीट का प्रोविजन लॉन्च किया है। SM रीट का ये मतलब नहीं है कि ये रीट्स का छोटा वर्जन होगा। SM रीट का मतलब ये है कि रीट्स में भी जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो यू आर टेकिंग एक्सपोजर टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। SM रीट में वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक्सपोजर देंगे। तो अब आप अपनी रेसिपी खुद बनाएं, आपको उनके डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स चुनें और स्पेसिफिक स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी काफी, मेरी पर्सनल ओपिनियन में SM रीट का मार्केट काफी बढ़ने वाला है। अब रिलेटिवली छोटे प्लेयर जिनके पास 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी अपना एक SM रीट डाल सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं। और ऐसे अगर वो 25 प्रोजेक्ट्स ले आए तो 2500 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो होगा, और वो पूरा पोर्टफोलियो मिलाकर एक SM रीट बनेगा। तो फ्यूचर में SM रीट्स बड़ी कंपनीज बनेगी, और आप विद इन एन SM रीट, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस होता है, उसके एक फंड का, एक स्कीम का एक्सपोजर लेते हैं, वैसे एक स्कीम का एक्सपोजर ले पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि रिटेल मॉल्स गुड़गांव में बेहतर करेंगे, मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, तो आप रिटेल मॉल्स इन गुड़गांव का जो SM रीट है उसका इक्विटी खरीदेंगे। ओके, तो आपका सवाल छोटा था, मेरा जवाब लंबा है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो कि नई डायमेंशंस के बारे में है। रीट इन जनरल जो है वो इंडिया में बहुत ही मे बी आई थिंक नोन टूल नहीं है, ज्यादातर लोग उसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। आपने बताया कि सिर्फ 4 रीट अभी लिस्टेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे इनविट्स हैं
क्योंकि अच्छा। रीट जैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 25-30 तो वो भी हैं। ओके जी। ओके। आप सड़कों में, ट्रांसमिशन लाइंस में, इन चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। तो अनुराग, उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग चीज जो अभी आने वाली है मार्केट में, वो ये है कि क्या रियल एस्टेट का एक्सपोजर सिर्फ इक्विटी एक्सपोजर हो सकता है? क्या रियल एस्टेट में हम डेट एक्सपोजर नहीं ले सकते? तो कुछ रियल एस्टेट कंपनीज ने अपने बॉन्ड्स भी इशू किए थे। बॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप उस कंपनी को डेट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, एक तरीके से लेवरेज कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, आप उनका लेवरेज बढ़ा रहे हैं। तो आप उनके बिजनेस में पार्टनर नहीं बन रहे हैं, आप उनके लेंडर बन रहे हैं। हाँ, एक तरीके से तो लेंडर ही। एक तरीके से लेंडर, आपने बॉन्ड खरीदा तो आप उनके लेंडर हो गए। करेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब आप लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे सबको एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिसका नाम बॉन्ड है। बॉन्ड को ऐसे आप समझ सकते हैं। तो रियल एस्टेट में डेट एक्सपोजर का मार्केट काफी लिमिटेड रहा है इंडिया में अभी तक। कभी कभी एक दो कंपनीज बॉन्ड्स लेके आएंगे, आप उनके बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या आप जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स या उनके इक्विटी खरीद सकते हैं। अब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि HFCs का रेगुलेटर रहा था कई सालों तक, RBI का पार्ट है, वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है मार्केट में। उस प्रोडक्ट के थ्रू आप डायरेक्टली रियल एस्टेट के मॉर्गेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब लोग घर खरीदते हैं तो वो मॉर्गेज लोन लेते हैं, तो आप एक तरीके से उनके लेंडर बन सकते हैं। तो आप उनके सिक्योरिटीज खरीदेंगे, उनको RMBS कहा जाता है, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। और आपके पास जितने पैसे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, उतने पैसे देकर आप लोन में एक्सपोजर ले रहे हैं। तो जो लोन्स हैं उसमें रिटर्न ज्यादा है, 10-11% तो इंटरेस्ट रेट होता है, और उसमें डिफॉल्ट बहुत कम है। तो सर्टेनिटी कि आपको इतना परसेंट मिलेगा वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी काफी रिस्की होता है। तो इंडिया में बहुत एक्साइटिंग चीजें हो रही है रियल एस्टेट में, और मैं बहुत बुलिश हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ रियल एस्टेट आई एम एक्साइटेड। हाँ, तो मतलब मुझे भी लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर देखा जाए तो बहुत ही लोग उसको मिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के थ्रू ही समझते हैं। इन जनरल जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी रियल एस्टेट में है वो 5% से ज्यादा नहीं है कंपेयर टू maybe I think country as a whole if we look at। तो बहुत सारे मतलब जो पोटेंशियल है, जैसे आपने बताया कि रेगुलेशंस हैं, रीट है, या और जो न्यू मे बी टूल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब चीजें लोगों को एक्साइट तो करेंगे ही करेंगे, प्रोवाइडेड इनफ अवेयरनेस भी आए। इन जनरल जो मार्केट में बहुत सारे इस तरह के की देखा जाए तो मे बी स्कीम्स लोग लॉन्च करते हैं, बट वो स्कीम्स रिटर्न बेस भी रहती हैं ज़्यादातर। अगर किसी भी डेवलपर के आप ब्रोशर पे देखें या उसके एडवर्टीजमेंट देखें तो मतलब इट इज मोर लाइक यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज एंड गेट द मे बी 12.5% रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस, और सच स्कीम्स आर देयर। तो वो मतलब मे बी नॉट द रीट प्रिसाइसली, बट मे बी इस तरह के जो इन कस्टमाइज्ड वर्जन है उसको वो लॉन्च करते रहते हैं स्कीम्स में, और नॉर्मल कस्टमर या कंज्यूमर को उस प्रॉपर्टी में एक लेंडर की तरह ही यूटिलाइज करते रहते हैं। तो मॉडल बहुत है, बट शायद वो एक डिफाइंड जो परिभाषा है हमारे यहाँ पे, उसको इन जनरल लोगों को सीखने में और समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो वहां पर आप और मेरे जैसे लोग कुछ मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारा रोल तो यही, हम यही मान चलते हैं। तो कमिंग टू लेट्स से वन मोर एस्पेक्ट, क्योंकि हम लोग मे बी रिटर्न्स की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में जनरली क्या है कि डिसीजन मेकिंग कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर है ये। तो ज़्यादातर केसेस में जब हम लोग रियल एस्टेट एज ए मे बी रियल एसेट की बात करते हैं, तो जो करंट ट्रेंड है वो भी लोग देखते हैं कि लोग घर खरीदना चाहते हैं या रेंट पे रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे डेमोग्राफी है जो सिर्फ रेंट पे ही रहना चाहती है, खरीदना नहीं चाहती, बिकॉज उनके लिए जो लिक्विड एसेट पे उनको बुलिश होना उनके लिए ज्यादा मे बी आई थिंक रिटर्न उनके लिए ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो उस तरह का जो मार्केट है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो मे बी आई थिंक जो जेंजीज हैं जो 20s में हैं, उनके लिए लगता है कि रेंट पे रह करके और फिर मे बी जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी, एक्चुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि व्हेन पीपल आर इन देयर 30s दे हैव द फैमिली टू सपोर्ट, मतलब फैमिली आगे बढ़ गई, यू हैव अ किड आल्सो, तो लोगों को एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी उस तरह से भी आती है दैट कि एक घर तो होना ही चाहिए। तो शायद 30s में लोगों का जो
जो माइंडसेट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग अ हाउस इज मच मोर कंपेयर टू इन देयर 20s। तो वो जो फिनोमिना है, ऑल्दो अगर मैं वैसे देखूं तो देयर इज ऑलवेज अ मे बी आई थिंक नंबर व्हिच इज ऑलरेडी देयर कि जो जेंजीज हैं उनकी जो मे बी अर्निंग है मे बी मोर देन द पीपल हु आर इन देयर 30s, है ना, बिकॉज दे हैव अ बेटर एक्सपोजर। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी उनके टाइम में बेहतर तरीके से हुई है। तो इसीलिए फिर भी उनके पास में अर्निंग कैपेसिटी बेहतर होने के बावजूद भी दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द रेंटल प्रॉपर्टीज रेदर देन बाइंग प्रॉपर्टीज। तो ये जो ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए वो एक तरीके की डिमांड को भी डिफाइन करता है। तो अगर वो रेंट हमारे यहाँ रेंटल यील्ड इतनी कम है 1 से 2% है, फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं रेंट पे रहना, शायद यील्ड कम है इसलिए भी लोगों को डिसीजन उस हिसाब से है। तो आपको रेंटल यील्ड में भी लोगों को लगता है कि बेस्ड ऑन मे बी आई थिंक द वे इंडिया इज ग्रोइंग द डिमांड विल बी मोर, तो रेंटल यील्ड भी बढ़ेगी। तो उसके बेसिस पे कैसा पर्सपेक्टिव है ताकि एक मे बी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो रेंटल यील्ड से ही लोगों को ज्यादा हो जाए। एक तो इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके से कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट है अभी लेट्स से 10 लाख रुपए है, मे बी आफ्टर 5 years इट माइट बी 15 लाख रुपीज, तो 50% आपका इंक्रीमेंट है ओवर 5 years, तो 10% पर ईयर का ग्रोथ है उसमें। कंपेयर टू अगर हम रेंटल में करते हैं देन यू हैव इन्वेस्टमेंट अदर मेजर्स, तो लोगों को आसान लगता है कि हाँ दूसरी जगह पैसा लगा दो, इसमें कम लगाओ। तो मतलब व्हाट इज योर टेक इन टर्म्स ऑफ रेंटल वर्सेस परचेज? बिल्कुल, तो आपने सही बोला कि जो रेंटल यील्ड है, रेंटल यील्ड का मतलब ये है कि मैंने कितना पैसा लगाया और सालाना मुझे किराए में कितना पैसा वापस आ रहा है। ये जो रेशियो है इसको रेंटल यील्ड कहते हैं। तो अगर आप मान लें 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदते हैं, उसका मंथली रेंटल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट शायद 20,000 रुपये होगा, और सालाना आप करीब 2.4 lakhs उससे कमा रहे हैं, तो 2.4% इज द रेंटल यील्ड। लेकिन आपका एक्चुअल यील्ड जो है वो इससे कम होता है, क्योंकि अगर आपने मकान को किराए पे लगा रखा है तो आपको हाउसिंग होमओनर एसोसिएशन फी देना होता है। मान लें करीब 6-7 हज़ार महीने का लगेगा ऐसे अपार्टमेंट में, तो करीब 75,000, 2 लाख 2.4 lakhs में से आप घटाएंगे, आप सालाना प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वो पैसे आप उसमें से डिडक्ट करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस का खर्च आएगा उस घर का। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट 20,000 10-20 हज़ार आप सालाना मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। उसके बाद ये पॉसिबल है कि आपका जो टेनेंट है वो चर्न हो रहा है लगातार, तो एवरी टाइम यू हैव अ न्यू टेनेंट कमिंग इन, 1-2 महीने आपके खाली रह सकता है अपार्टमेंट, फिर जो ब्रोकरेज है उसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली सालाना 12 महीने का नहीं, आपको शायद 10 या 11 महीने का किराया मिलता है, 10 महीने का मिलता है। तो ले देकर आपका जो नेट यील्ड है वो शायद 1.5% के आसपास में आ जाता है। Okay. अब ये जो मसला है अनुराग, ये थोड़ा सा गहरा मसला है। मैं इस चीज पर 1-1.25 घंटे का क्लास देता हूँ। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न का मतलब है कि मैंने 100 रुपये लगाए, 1 साल बाद मेरे पास कितने रुपए हो गए, आपका पैसा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? एक तो किराए से बढ़ा, मैंने बोला कि 100 रुपये में से 1.5 रुपया आपका किराए से बढ़ गया 1 साल में। दूसरा, आपका प्रॉपर्टी का प्राइस जो बढ़ रहा है वो भी एक तरीके से आपका ही पैसा बढ़ रहा है। 1 साल बाद आप उस घर को बेच देंगे तो ज्यादा पैसे में बेचेंगे, तो जो घर आज आपका 100 रुपए का है वो 1 साल बाद ऑन एवरेज 105 का रहेगा। 10% इज एन ओवर एस्टिमेट। तो आप ऐसे देखें 5 से 6% आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिल रहा है और 1.5% आपको इनकम मिल रहा है। टोटल रिटर्न जो है वो करीब 6.5% है ऑन एवरेज। बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जहां पर आपको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा मिलता है। आप मॉर्गेज में कितना दे रहे हैं? आप मॉर्गेज में 10% देते हैं, तो जो पैसा आपने खरीदा है वो 10% पे खरीदा है और उस पर रिटर्न आपको मिल रहा है 7%। तो ज्यादातर मसलों में, ज्यादातर सिनेरियोज में आप घाटे में जा रहे हैं। मान लें कि आपने 10% मॉर्गेज पे घर खरीदा है और आपको पहले 5 साल में सालाना 12% रिटर्न मिल गया टोटल, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो आपका इनकम है। लेकिन
2% को आप इन्फ्लेशन से बेंचमार्क करें कि आपका पैसा 2% ही बढ़ा, लेकिन प्राइसेस तो 5% से बढ़ गए, तो ओवरऑल रियल टर्म्स में आपको घाटा हो रहा है। ऐसा सिनेरियो बहुत परवेसिव है इंडिया में, और ये लोगों के लिए एक इमोशनल इशू बन जाता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस जब मैं लोगों को ये हिसाब पढ़ाता हूँ तो वो तो मन बना चुके हैं कि भाई घर खरीदना ही एक सॉल्यूशन है। तो कई बार ट्रिकी सिचुएशंस में आ जाता हूँ। जैसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि हाउसिंग और होम ओनरशिप ये दो अलग चीजें हैं। हमारा जो पॉलिसी रहा है इंडिया में वो सरकार दर सरकार सेम रहा है कि हम होम ओनरशिप और हाउसिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए लोगों को एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ हाउसिंग देना, उनको होम ओनर बनाना। इसके पीछे बहुत ज्यादा एम्पिरिकल प्रूफ नहीं है कि इससे लोगों को फायदा होता है। आप लोगों को टेन्योर सिक्योरिटी दें। एक किराएदार है, वो किराए में रह रहा है, ऐसा ना हो कि मकान मालिक कभी भी आ जाए उसको खाली कर दे, या मकान मालिक की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनके अलावे मकान मालिक के विम पे नहीं होना चाहिए कि किराएदार को कभी भी आप बाहर जाने। भाई किराएदार भी फैमिली वाला है, आपकी मजबूरी है तो अलग बात है। तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो हाउसिंग का डिमांड तो बढ़ता ही जाएगा। घर का डिमांड तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, तो घर तो बनेंगे ही बनेंगे। घरों का सप्लाई चाहिए, डेवलपर्स के बिजनेस पे कोई आंच नहीं आने वाली। ये जो खरीदने का मसला है कि होम ओनरशिप से ही हाउसिंग हो सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। वेरी मच। एक नए पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास लैंड है एंड मे बी ही वांट्स टू बिकम द डेवलपर, तो जनरली मे बी देयर आर लॉट ऑफ गुड एग्जांपल एंड बैड एग्जांपल्स आल्सो, कि कैसे नोएडा में कैसे डेवलप हुआ, गुड़गांव में कैसे है, या सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी देयर आर लॉट ऑफ गुड और बैड डेवलपर्स एज वेल। तो मतलब जनरली क्या है कि जैसे अगर हम लोग प्राइस इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो यू हैव अ पीस ऑफ लैंड एंड देन there is a earning from the customer when you launch a project and then you have expenses। तो जब expenses के component में हम लोग anomaly देखते हैं तो वहाँ पे शायद जो project है वो long run में challenges में भी show करता है। तो अर्निंग पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो क्या है कि एक साल के अंदर अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कस्टमर अगर कोई यू हैव मे बी आई थिंक अ प्रोजेक्ट कोई डेवलपर ने लॉन्च किया, उसने एक साल के अंदर अंदर मे बी कस्टमर से 40 से 50% के आसपास में पैसा ले लिया। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन उसके कुछ कंस्ट्रक्शन फेज है, लेट्स से 35% और 30% पैसा लिया, एंड देन व्हेन प्रोजेक्ट क्लोजेस तो 15-20% उस पे हुए। ये अर्निंग का वो है मे बी डेफिनेशन है। जब हम एक्सपेंसेस के कंपोनेंट को देखते हैं फॉर द डेवलपर साइड, वो तो कंटिन्यूअली हो रहा है। तो वो मतलब क्या है कि 15-20% में उसने लैंड खरीदी, उसने लैंड खरीदी तो मतलब उसका भी एक मॉडल है कि हम एसेट लाइट की बात करते हैं। लैंड किसी और की है, वो डेवलपर है, या वो या तो वो लैंड खरीद करके और फिर डेवलप कर रहा है। मान चलते हैं कि एसेट लाइट मॉडल पे है, ज्यादातर लोग उसी तरीके से ही डेवलप करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट को शुरू करने के टाइम में जो मे बी पैसा चाहिए वो लगभग 15 से 20% की चाहिए। 30% वहां पे उसको पहले साल में बफर आ गया है, और देन 35% के आसपास में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसको चाहिए, और लास्ट में फिनिशिंग के टाइम में 15-20% चाहिए। 30% का मार्जिन है यहाँ पे, जो कि उसको प्रोजेक्ट की शुरुआत में मिल रहा है। और वहीं पे आकर के when you look at maybe I think 500 crore project or 1000 crore projects, वहां पे उसको अगर 30% का बफर मिलता है, उसके बाद 200-300 करोड़ रुपए उसके पास हैं, and then he tends to move to maybe I think buy another property or land, और that is maybe I think visible case जो कि हम लोगों ने नोएडा में देखा है कि लोगों ने जो पैसा एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया, फिर उसको दूसरे प्रोजेक्ट में कि उसमें लगा दिया, एंड देन अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवरी तभी होता है व्हेन यू स्टिल मे बी आई थिंक ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंसेस एंड स्पेंडिंग, और प्रोजेक्ट को हैंडओवर तक ले जाएं। अगर ये टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर भी यू कैन मैनेज। अगर टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं खत्म हो पाता है
likewise we have seen several cases in Noida, और वो तभी हुआ कि जो बोरोविंग थी, चाहे वो मे बी बैंक से बोरोविंग हो या किसी और से हो, उसका इंटरेस्ट बढ़ा और लोगों के पास में लिक्विड मनी नहीं था जो कि बैंक को वापस कर पाए, चला नहीं पाए, और कोई सारे प्रोजेक्ट्स बंद भी हो गए। उसके बाद वो प्रोसेस में चला गया। तो इन जनरल मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये सिचुएशन से लोगों ने सीखा है, नो डाउट, और इन जनरल लोगों को अब ये चीज जैसे नए रूल्स रेगुलेशंस में भी आया, रेरा में भी आया कि जो भी अर्निंग है उसको एक तरीके से ट्रैक किया जाए, तो मान चल रहे हैं कि वो गैप मोटा मोटा फिल हो रहा है। बट एक कोई डेवलपर है जो कि लैंड प्रोक्योर करना है, या तो अपने आप खरीद रहा है या तो किसी से लेकर के ले रहा है, उसके लिए मतलब एक तो बैंक से पैसा उठा सकता है टू बिल्ड इट, लॉन्च करने के पहले लोगों से, कुछ लोगों से ले सकता है, और क्या क्या मॉडल है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द फंड, क्योंकि पैसा तो और भी चाहिए उसको टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मे बी आई थिंक द मेजर इशू। आज के टाइम मान चलते हैं कि रेरा या इस तरह की कोई भी नॉन कंप्लायंसेस लोगों के लिए प्रॉब्लम्स साबित हो चुके हैं। बिल्कुल, there are lot of developers who are still behind the bars. तो उस तरह की सिचुएशन के लिए मतलब what are the better ways to generate the finance for the development? बहुत ही अच्छा सवाल है, इट्स म्यूजिक टू माय ईयर्स। जो ट्रेडिशनली डेवलपमेंट का मॉडल रहा है वो गट फीलिंग से रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि रेरा ने इस चीज को काफी कर्व किया है। आप एक प्रोजेक्ट का मनी उठाकर दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं लगा सकते, आपको एक ट्रस्ट अकाउंट में पैसे लगाने पड़ेंगे और उसके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप रेरा कंप्लायंट नहीं है तो आपको कस्टमर्स भी नहीं मिलते आज के डेट में। तो इन प्रिंसिपल रेरा ने काफी चेंज किया है इसमें, और थैंकफुली वो काफी कम हुआ है। अगर आप कस्टमर से एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं, वो पैसा आप और कहीं ना लगाएं, तभी आपकी भलाई है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरी रही बात कैश फ्लो मैनेजमेंट की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेवलपर्स को एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन इन अ सेंस उनको फाइनेंशियल मॉडलिंग का ज्ञान थोड़ा बहुत रखना जरूरी है। तो इस साल से क्रेडाई गुजरात के साथ में हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिसमें हम ये सारे मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोग डेवलपर्स के कैश फ्लो को ओवर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि डेवलपर तो मतलब डेवलपर है, पैसे आ गए, ये तो बस पैसे के साथ खेल रहा है। ऐसा है नहीं। एक डेवलपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में डील कर रहा है। एक तरफ कस्टमर्स हैं, दूसरी तरफ रेगुलेटर्स हैं, तीसरी तरफ लोकल गवर्नमेंट है, चौथी तरफ लेंडर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपर मल्टीटास्क कर रहा है, और जब तक उसके बेसिक फाइनेंशियल मॉडल्स रोबस्ट नहीं है, जब तक वो पूरी तरीके से समझ नहीं रहा है, तब तक द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल आर वेरी हाई। बहुत ज्यादा रिस्क है डेवलपर का कि वो आप कितने भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डेवलपर हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सेल पे मॉडलिंग करने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। so, अभी मैंने केस किया है ऐसे ही मॉडल पे। तो डेवलपर का एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है लैंड ओनर के साथ में, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें हमने देखा कि जो कैश फ्लो आपने जैसे बोला कि पैसा तो किश्तों में आएगा, कस्टमर पहले 20% देगा, फिर 60% देगा, फिर 20% देगा। पैसा चंक्स में आएगा, लेकिन एक बार जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, आपके मन में टाइमलाइन है, तो आपके कॉस्ट तो लगातार जा रहे हैं। तो पहले कई सालों में डेवलपर्स को अपना पैसा लाकर लगाना पड़ता है, कहीं से भी वो रेज करे, वो डेट रेज करे या इक्विटी रेज करे। डेवलपर का काम आसान नहीं है, और इस चीज को बहुत सारे डेवलपर बहुत लाइटली लेते हैं। उनकी नजर में ये सारे कैलकुलेशन उनकी उंगलियों पे होते हैं। ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको एक्सेल पर बैठकर मॉडलिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप खुद से बैठकर करें, लेकिन जब आपके यहाँ कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट आकर वो मॉडलिंग कर रहा है, आपको समझ होनी चाहिए कि वो क्या मॉडल करता है। तो जैसे इस केस स्टडी में हमने देखा कि पहले कुछ सालों तक डेवलपर का पैसा जा रहा था, 1.5-2 साल बाद वो ब्रेक इवन कर गया। पे बैक पीरियड उसको लगा कि आ गया है, और जो भी पैसे आए उसने लैंड ओनर के साथ जो भी उसका एग्रीमेंट था बांटना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि करीब 6-7वें साल में फिर से एक नेगेटिव कैश फ्लो का सिनेरियो आ गया, जो कि उसने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो बहुत आसान है, आपको बैठकर 2 घंटे लगाने हैं, एक एक्सेल मॉडल बनाना है, आपको बस समझना है कि कैसे होगा।
कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया वैसे ही चले जैसे आपने फोरकास्ट किया, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए इस चीज की। आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। सिर्फ ये बोलना कि मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं इनको जानता हूँ उनको जानता हूँ, इज नॉट एडिक्वेट। अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इस चीज में, और छोटे डेवलपर्स बड़े डेवलपर्स सबको समझना पड़ेगा। जो बड़े डेवलपर्स हैं वो इस चीज के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है जिसका काम फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है। जो छोटे डेवलपर्स हैं वो इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं और ट्रबल में जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग लें इस चीज के बारे में। मतलब काफी कुछ मैं आपके उस पॉइंट से एग्री करता हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि मुझे लगता है कि जैसे सेकंड टियर सिटीज या थर्ड टियर सिटीज में है। मतलब एक चीज एग्री करता हूँ कि डेवलपर एज ए प्रोफेशन इट्स नॉट इजी, इट्स मे बी आई थिंक वेरी टफ जॉब। लोगों को लगता नहीं है, उनको लगता है कि जमीन खरीद ली, बना दिया और बेच दिया और हो गया काम, हो गया। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर। तो जो सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज में क्या है, जैसे फर्स्ट टियर सिटीज में क्या है कि मतलब जो यू हैव अ लॉट ऑफ मे बी एज यू मेंशन द पी फंड्स हैं या बैंक्स में भी बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं एचएनआईज के थ्रू, मतलब किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में भी वो इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल लेंडिंग तो इन जनरल बैंक्स की महंगी ही होती है। तो सेकंड टियर सिटीज में क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन मॉडल्स आल्सो। मतलब आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट दोज पोर्टफोलियोज केयरफुली, क्योंकि वो शायद एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करते हैं। इन गोइंग फॉरवर्ड इफ दैट ग्रुप बिकम्स मोर स्ट्रक्चर्ड, नथिंग लाइक इट, द मॉडल एंड मे बी आई थिंक द मार्केट विल बी इमेंसली लार्ज इफ वी कुड डेवलप देम। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि लोगों के यहाँ पे जैसे सेकंड टियर थर्ड सिटीज में इफ यू हैव अ प्लॉट लेट्स से 10,000 स्क्वायर फीट, नॉट वेरी स्मॉल नॉट वेरी लार्ज, वहां पे क्या है कि इफ and there is a BC concept, 20 लोग मिल करके and then you have a model, let's say ₹1 रुपए 5 लाख रुपए per person has to contribute for every month for next 20 months BC। तो ये जो मॉडल है उसमें एक आदमी को एक मंथ में 20 लाख रुपए की रेवेन्यू अर्निंग की, नॉट रेवेन्यू बट आई थिंक मनी कंट्रीब्यूट करने की, या जो उसके 20 लोगों से जो पैसा कंट्रीब्यूशन है उसको वो लेने की उसकी अपॉर्चुनिटी है। तो वो 20 मंथ तक वो 1-1 लाख रुपए देगा, हो सकता है कम भी देना पड़ जाए। और प्रेफरेंशियल ऑर्डर उस तरह से बनता है जो लेट्स से हु इज विलिंग टू हैव द लीस्ट maybe I think maximum cut from the 20 lakh as a total accrual money। तो उस तरह से पर पर्सन जो है वो 20 लाख रुपए के बजाय कोई 19 लाख लेता है हर मंथ, कोई 18 लाख रुपए लेता है, कोई 17 लाख रुपए लेता है, कोई 19.5 लाख रुपए लेता है, जिसकी जो प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे वो मिल जाता है। तो इस तरीके से लोग जो बड़ा पैसा है वो उस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर दे आल्सो लूज लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ सच सिनेरियोज, क्योंकि उनको लगता है कि जो बैंक लेंडिंग है that is available maybe sometimes 14%, 15%, and sometimes जो अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग है वो 18% और 24% भी होती है। 2% पर मंथ का भी लेंडिंग है मार्केट में, एंड मे बी वो मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है इसलिए शायद जो वो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं दे डोंट ग्रो वेल, क्योंकि अल्टीमेटली मे बी पैसा आता है, पैसा घूमता है, और एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट डू द कैलकुलेशन ऑल्सो कि पैसा कुछ मतलब वो कुछ उनका एबिटा या अर्निंग या मार्जिन कुछ बन भी रहा नहीं बन रहा है। तो आई एग्री कि कहीं ना कहीं इस तरह के मॉडल्स की जो अवेयरनेस है, न्यूअर मॉडल की अवेयरनेस अगर सही तरीके से हो, बैंक्स के पास बहुत सारे मॉडल होते हैं बट वो जाते नहीं बताने के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि मतलब मुझे सेबी रेगुलेट करती है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो खुद के उनके अपने टूल्स के थ्रू रहते हैं बट बताते नहीं। तो हमें लगता है कि अगर वो मॉडल सही तरीके से आ जाएं, हो सकता है कि जब नए प्लेयर्स या बड़े प्लेयर्स उसको करेंगे तो धीरे धीरे करके शायद उन्हीं के यहाँ के लोग, काम करने वाले लोग जब नीचे जाएंगे सेकेंडरी सिटीज में तो अपने यहाँ उस तरह की बिल्डिंग मॉडल पे कर लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, क्योंकि जो आपने मॉडल डिस्क्राइब किया, प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट फंड जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। हाँ। बस आपने जैसे बोला वो जो नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में लिमिटेड है, तो थोड़ा बहुत एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू हम सेकेंड टियर सिटीज में भी लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाकर यही काम किया जा सकता है। आप ऑल यू नीड टू डू इज पहले से प्रोजेक्शन करके बैठें, फिजिबिलिटी देखें, अगर फिजिबल लग रहा है तभी जाएं।
कैलकुलेशन और मॉडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में, ये समझना जनरली मुझे जरूरी है। लगता है कि लोग अवॉइड करते हैं, हम्म, बट मुझे लगता है कि अगर कर लें तो शायद उनके लिए वो मतलब बिल्कुल। गेम चेंजर साबित हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, कमिंग टू द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा पार्ट है जिसमें लोगों को लगता है कि बस सिविल बना दो या मतलब बना दो, उसको रेगुलेशन से लोग कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का या सस्टेनेबिलिटी पर से जो कंपोनेंट है उसमें हम श्योर है कि डिपार्टमेंट के पास में पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, लोग उसको फॉलो करें, ये इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट के लिए भी और उनके लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं इन जनरल उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज एज ए डोमेन पे पड़ता दिख रहा है। आप देखिए, जब हम लोग यहाँ पे नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में, तो ग्रैब करके उनका एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि अगर पीएम लेवल इतने से नीचे चला गया तो अपने आप ही वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं और BS4 के गाड़ियां, उससे नीचे की गाड़ियां बंद हो जाती हैं। तो इस तरह के रेगुलेशन से बहुत सारा इकोनॉमिक में भी इम्पैक्ट भी आता है। उससे ज्यादा शायद इम्पैक्ट उन लोगों के लिए है जो वहां पे डेली बेस अर्नर्स हैं। उनके लिए तो दिन भर की रोटी शायद वहां पे काम करने के थ्रू ही मिल सकती है। बिल्कुल, वो जो चैलेंजेस हैं वो मतलब शायद कहीं ना कहीं अगर कंप्लायंसेस सही से हो रहे हों तो मे बी अथॉरिटी विल नॉट हैव एनी मीन्स टू क्लोज द कंस्ट्रक्शन साइट्स डाउन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शायद क्लोज करना उनके लिए आसान है क्योंकि शायद बहुत सारी जगह इस तरह के एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को लोग फ्लाउट करते हैं। उसको कैसे मतलब रेगुलेट सही तरीके से करें और मे बी इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट से लिंक कर दिया जाए तो शायद अपने आप लोग करने लगेंगे, क्योंकि एपेक्स पे अगर पैसा है या जो अगर फाइनेंस को अगर इस तरह के रेगुलेशंस जो कि बाय एंड लार्ज पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, अगर उसे लिंक कर दें तो शायद वो बेहतर हो सकता है या नहीं होगा। बिल्कुल, ये फॉरवर्ड थिंकिंग है और ये दिल्ली में थोड़ा सा यूनिक सिचुएशन कई बार ऐसा हो गया है कि एक डेवलपर के लिए रेरा क्लॉक चालू हो चुका है, लेकिन जो पीपीएम का माहौल चल रहा है इसकी वजह से उनको कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा। हाँ। आप इसमें ना तो डेवलपर को दोष दे सकते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ मसला साइलोस का है कि हिस्टोरिकली जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है वो अलग अलग साइलो में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और कोई जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से अलाइंड हो। तो यहाँ पे क्लियरली वही मसला हो रहा है कि एक बहुत ही ईमानदार डेवलपर भी मान ले, उसका तो रेरा क्लॉक शुरू हो चुका है, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, उसको काम बंद करना पड़ा, उसके डेली वेज वर्कर्स का क्या होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि अगर पीपीएम बढ़ गया है तो शायद उस प्रोजेक्ट की वजह से तो नहीं बढ़ा, मोस्ट लाइकली ये बढ़ गया क्योंकि कई बार पॉल्यूशन बाहर से आ रहा है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डेवलपर को सारा कॉस्ट नहीं उठाना पड़े। देखें, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मसला है कि जो लेबर है उस लेबर का पेट कैसे पलेगा जब तक वो बंद हो रहा है, वो तो डेली वेज अर्नर है। वो डेवलपर के लिए अब एक मोरल डिलेमा है कि वो क्या करे, कि क्या वो लेबर का ध्यान रखे या उस, क्योंकि पैसा तो उसका है नहीं, पैसा तो कस्टमर्स का है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली कस्टमर्स के ऊपर आती है। तो क्या वो कस्टमर्स जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में उन दिनों पैसे लगाए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को देखना? तो क्लियरली ऐसा हो रहा है कि जो कॉस्ट है वो एक सिलेक्टेड सेगमेंट को देना पड़ा जो कि रैंडमली they happen to be there. So you're very right that we need a more comprehensive mechanism where the costs are distributed. हम सभी इसके जिम्मेवार हैं। जब सर्दियों में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है हम सभी जिम्मेवार हैं, हम सभी इसके विक्टिम्स हैं। लोग बीमार पड़ते हैं, कई बार लोग गुजर जाते हैं उन दिनों में। एक बहुत ही सीरियस मसला है और इसको और ज्यादा कंसर्टेड तरीके से इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ कि वी नीड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ताकि इसका कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयरली एंड इक्विटेबली सारे स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो। वेरी नाइस। तो मतलब थोड़ा सा आप लोग
मे बी टेक्नोलॉजी साइड भी बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं। आप मतलब यू बीइंग एन आर्किटेक्ट, मे बी एकेडमिकली तो आप आर्किटेक्ट हैं ही हैं। तो वंस एन आर्किटेक्ट ऑलवेज एन ऑलवेज एन आर्किटेक्ट, करेक्ट। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट द करंट जो यहाँ पे लोग बना रहे हैं, नोएडा, गुड़गांव या इवन हैदराबाद या न्यूअर, इस तरह के जो लोकेशंस पे बहुत सारे मे बी लैक्स ऑफ फ्लैट्स लोग बना रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में जगह में क्या बन रहा है कि मतलब जो 2 BHK प्लस 3 BHK, और जो प्राइस वेरिएशन है वो 2 BHK 3 BHK से तो हो ही रहा है, बट 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट एंड 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट, उसके कारण से लगभग आप देखिए जो प्राइस वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन की किस सोसाइटी, बट मैं एक एवरेज सोसाइटी की बात करता हूँ, इट मे बी आई थिंक इट ब्रिंग्स द वेरिएशन, कॉस्ट वेरिएशन मे बी अप टू 10%। अगर 1 करोड़ रुपए का घर है तो 10 लाख रुपए का वेरिएशन आ जाता है सिर्फ एक एडिशनल टॉयलेट ऐड करने से। कारपेट एरिया या सुपर एरिया या बिल्टअप एरिया ज्यादा नहीं वेरी करता है, बट जस्ट बिकॉज वो सर्विस कंपोनेंट है और वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से है, तो 3 टॉयलेट प्लस 3 बेडरूम ये एक तरीके का एक नया कंपोनेंट है। ज्यादातर केसेस में अगर हम 10 साल पहले देखते तो ज्यादातर घरों में जो 3 बेडरूम थे वो 2 टॉयलेट्स होते थे। लोगों की रिक्वायरमेंट शायद 3 टॉयलेट्स की या अटैच टॉयलेट की इसलिए भी बढ़ने लगी है क्योंकि शायद एक प्राइवेसी इशू है। फिर लोगों को लगता है कि जो प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ कि लोग बेदिंग के लिए यूज करते हैं, एंड देन जो इनकन्वीनियंस है इन टर्म्स ऑफ गीले होकर के बाथरूम में जाना और फिर एक कॉमन एरिया के थ्रू गुजरना, उसके बजाय लोगों को लगता है कि जो अटैच्ड टॉयलेट है उसके थ्रू जाएं। दैट इज द ओनली थिंग दैट सेल्स, कि अटैच्ड टॉयलेट का जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से मार्केट में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। But for our understanding, based on maybe I think the design understanding of the maybe I think lot of projects that we see in terms of diverse design, if we start providing maybe bigger common toilet, जहाँ पे शायद when I say bigger इसका मतलब है कि लगभग आप मान चलिए या तो डबल द कारपेट एरिया कर दीजिए, फैन का प्रोविजन हो जाए, लोग उसको कन्वीनियंटली यूज करना शुरू करें, तो शायद आपको 2 टॉयलेट की ही जरूरत होगी, एंड देन यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ द एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डेवलपर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, उसके लिए कॉस्ट तो है। हाँ, एक टॉयलेट में अगर जितने भी अप्लायंसेस बढ़ रहे हैं उसकी कॉस्ट है, पूरे सोसाइटी के लिए बनाना है, डिजाइन अलग है, मतलब एसटीपी की कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या उसके एंड पे बहुत सारी कॉस्ट है जो कि आपको एंड यूजर को एक सब्सटेंशियल कॉस्ट की तरह पे करनी पड़ती है। तो कंपेयर टू अगर सिर्फ और सिर्फ इसी की कॉस्ट बढ़ा दें, साइज बढ़ा दें, जो कॉमन टॉयलेट है उसका साइज बढ़ा दें, मे बी आई थिंक विद द फैन एज ए कंपोनेंट शायद पीपल विल हैव मोर मे बी कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ कमिंग आउट विद द मे बी आई थिंक जो यूज कपड़ों के साथ में बाहर निकल करके और फिर हो जाएंगे। तो दैट इज वेयर वी सी मे बी अ लॉट ऑफ मे बी आई थिंक डिजाइन थिंकिंग, जो कि शायद पूरे इस सिस्टम को मे बी अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी बन सकते हैं, एटलीस्ट फॉर दोज जो कि अफोर्डेबिलिटी एज ए मेन कंपोनेंट को देखते हैं। इस तरह के जो डिजाइन थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो न्यूअर टूल्स हैं या पैरामीट्रिक डिजाइन है, या हम बात करें रेविट जैसे जो न्यू टूल्स हैं, इस तरह के डिजाइन से जहाँ पे बीओक्यू कंपोनेंट को सीधे सीधे इम्पैक्ट ला सकता है, वो मतलब उससे हम लोग मे बी प्राइस कंपोनेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो इंडियन मार्केट में अभी वो उस तरीके से डेवलपर्स काम नहीं करते हैं। हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं, एआई की बात करने लगे हैं, मे बी कंस्ट्रक्शन प्लगइन्स की बात करने लगे हैं, मे बी इन द वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में जब हम लोग टूल्स की बात करते हैं, बट इंडिया में अभी भी मतलब उसी लेवल पे हैं लोग, और मे बी आई थिंक अगर कोई डेवलपर होंगे तो शायद वो बहुत ही मे बी हैंडफुल लोग हैं जो कि इस तरह करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी एम्ब्रेसमेंट है विद द कंस्ट्रक्शन एज ए सेक्टर या रियल एस्टेट एज ए सेक्टर, वो मतलब आप जैसे हमें 10 साल पे लगता था कि शायद 10 साल में हो जाएगा, 10 साल के बाद भी हम उस जगह पे हैं जहां हमें लगता है कि शायद और 10 साल लग जाएंगे।
तो मतलब व्हाट इज योर परसेप्शन, बिकॉज यू सी लॉट ऑफ नंबर्स, आप बहुत सारे डेवलपर्स में फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मे बी इंटरनेशनली बात करते हैं, यू हैव लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल. हाउ डू यू सी दिस सच, मे बी आई थिंक टेक्नोलॉजी चेंज or maybe I think mindset change rather than technology change is coming in the developer as a community? इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाया हूँ. पिछले कई सालों से फाइनेंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा मेरी पकड़ नहीं रही है. मैं एज ए यूज़र और एज ए जर्नलिस्ट अपने ओपिनियन दे सकता हूँ कि जो डिज़ाइनर है और डेवलपर है, इन दोनों का वर्ल्ड व्यू काफ़ी अलग है डिज़ाइन को लेकर. ये तो मैंने देखा है. एक आर्किटेक्ट फ्लोर प्लेट को कैसे देखता है और एक डेवलपर फ्लोर प्लेट को कैसे देखता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है. मैं ये मानता हूँ कि जो डेवलपर की सोच होती है वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक होती है. लोग यूजुअली उसको एज अ ग्रीड प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सच्चाई ये है कि द डेवलपर इज ट्राइंग टू सेल दोज होम्स, और डेवलपर के मन में दोनों चीजें हैं कि घर अफोर्डेबल हो और ज्यादा बिके. कोई भी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसके सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं. पहला है कि जैसे आप डेवलपर के बारे में देखें, देयर इज N, देयर इज P एंड देयर इज C. ब्रैकेट में P माइनस C एंड ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय N. हर बिजनेस इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर N है नंबर ऑफ सेल्स, कितने घर आपने बेचे, एंड P माइनस C है आपने किस प्राइस पे बेचा, और C है आपका कॉस्ट कितना लगा. करेक्ट. डेवलपर इस चीज को लेकर ऑब्सेस्ड है, और उसके नजर में जो डिजाइन की फिलॉसफी है, इट हैज टू फीड इनटू वन ऑफ दीज 3. या तो उससे कॉस्ट कम हो जाए, या उससे प्राइस बढ़ जाए, या वो ऐसा डिजाइन हो कि बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आए तो N बढ़ जाए. एक डिजाइनर और आर्किटेक्ट को ये समझने की बहुत जरूरत है. जो हमारा डिजाइन एजुकेशन है, जैसे हम रुड़की में पढ़ने गए, आर्किटेक्ट का काम है क्लाइंट को समझना और क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करना. आर्किटेक्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो क्लाइंट को जाकर किसी चीज को लेकर फोर्स करे. आर्किटेक्ट के पास ये भी अधिकार नहीं है ये बताने का कि वो क्लाइंट से ज्यादा ज्ञानी है डिजाइन के बारे में. एट द एंड ऑफ द डे आर्किटेक्ट का काम है क्लाइंट को सर्व करना, क्लाइंट को खुश रखना. और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट कहीं पर बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको सेंसिटाइज करना कि देखें आप ऐसा करेंगे तो इसके ये रिपरकशन है. इससे ज्यादा आर्किटेक्ट का रोल नहीं है. हावर्ड रोक जाकर अपने प्रोजेक्ट में आग लगा दे, इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और क्या हो सकता है प्रोफेशन के लिए. और वो जो एटीट्यूड आर्किटेक्ट्स में लेकर आता है वो प्रॉब्लमैटिक है. कई बार बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि डिजाइन को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं. ये भी एक सच्चाई है. उनकी नजर में डिजाइन एक कॉस्ट सेंटर है. वो नहीं देख पाते हैं कि डिजाइन एक स्ट्रेटेजिक टूल है. आप कुछ बहुत बड़े डेवलपर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि इस चीज को समझ चुके हैं कि आर्किटेक्चरल डिजाइन और रियल एस्टेट गो हैंड इन हैंड. आप इन दोनों को एक दूसरे का एंटागोनिस्ट बना के नहीं रख सकते. आप देखें, अगर अलग अलग सर्कल्स में इनसे बात करें, तो जो आर्किटेक्चरल सर्कल है उसकी नजर में डेवलपर तो विलन है, राइट? और जो डेवलपर है उसके सर्कल में आर्किटेक्ट डजंट मैटर unless the developer is bringing an architect for branding. उसी केस में the developer cares about architect, right? ये डाइकोटोमी हमें ब्रिज करना है. बिजनेस स्कूल्स और आर्किटेक्चर स्कूल्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा एकेडमिकली, और ये समझाना कि दोनों का रोल है. तो रही बात टॉयलेट्स की, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सारा डिजाइन इंटरवेंशन जो है आज की डेट में, उसमें यूजर नीड्स को तो देखा नहीं जा रहा. बहुत सारे आर्किटेक्ट्स नहीं समझ पाते हैं कि यूजर के नीड्स क्या हैं. दे आर सो ऑब्सेस्ड विद एक्वायरिंग न्यू प्रोजेक्ट्स कि जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड आ रहा है. और एज एन आर्किटेक्ट इज एम्बैरेसिंग फॉर मी टू सी कि आर्किटेक्ट्स भूल जाते हैं कि उनका काम है क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा करना. Because it's the client who is paying for your services. आपके पास ज्ञान है डिजाइन का, आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए, लेकिन do not try to overwhelm the design process. At the end of the day, अगर आपका consumer base आपसे खुश है, तो they will look up to you and you will get more design tasks. तो मैं आपसे शायद सहमत हूँ कि 3 टॉयलेट्स की क्या जरूरत है. देखिए,
टेनाइटी भी एक प्रॉब्लम होती है। आज के ज़माने में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, सुबह सुबह दोनों को ऑफिस जाना है, दोनों को 2 अलग अलग टॉयलेट चाहिए, दोनों को शावर लेना है। तो एक बड़ा टॉयलेट देकर ये सॉल्यूशन शायद नहीं निकल सकता, लेकिन तीसरे टॉयलेट की जरूरत है क्या? मतलब हाँ, शायद मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। हम लोग आई थिंक डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सब्जेक्टिविटी हमेशा इन्वॉल्व हमेशा करेक्ट। वो मतलब कस्टमर नीड्स जो है वही शायद डिफाइन कर सकती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाटएवर इज गेटिंग बिल्ट इज फॉर द कस्टमर। तो वो शायद मुझे याद आ रहा है अनुराग, नासा में एक बार मैं गया था, तो कोई अपने कुछ दोस्त थे किसी दूसरे कॉलेज से, बंगाल से, तो वो बता रहे थे कि आर्किटेक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहिए। उसमें मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं है, क्योंकि मैं हार्वर्ड रोड फ्रेम ऑफ माइंड में हुआ करता था। मैंने कहा कि आर्किटेक्ट्स क्या करेगा स्टैटिस्टिक्स सीखकर? आर्किटेक्ट का काम डिजाइन करना है। अब मुझे समझ में आता है कि उनके प्रोफेसर क्या बोलना चाह रहे होंगे। स्टैटिस्टिक्स का पर्पस ये है कि आप मार्केट को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल, कि कस्टमर के नीड्स क्या हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या कस्टमर के चॉइसेस ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होते जा रहे हैं। अगर होते जा रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से कैंपेन चलाइए, कस्टमर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश करिए, लेकिन इवेंचुअली बिल्कुल मतलब इस तरह की चीजें एक नॉर्मल सर्वे से भी मतलब निकाली जा सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ कस्टमर के एज सच नीड क्या है, मतलब यू कैन increase or decrease the sample size based on the maybe I think your own scope। तो करा तो जा सकता है, बट शायद लोगों को नहीं, मतलब नई डिजाइन थिंकिंग लाने की बजाय लोगों को लगता है कि बस जो रिक्वायरमेंट है बगल वाले डेवलपर ने क्या दिया है, जो बिक गया है या बिक रहा है, बस वही कॉपी कर दो। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि बगल वाले डेवलपर ने शायद एक सेगमेंट को कैप्चर कर लिया पूरा, अब आपके प्रोजेक्ट में शायद उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको चेंज करना है। और मतलब लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचते हैं कि शायद वो उसके लिए जो उसके लिए एप्लीकेबल है हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। हर प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट्स को, क्लाइंट्स को समझने की जरूरत है। एक आप नया हाउसिंग सोसाइटी डिजाइन करने वाले हैं, आप डेवलपर को बोलिए to give you access, anonymized access to the customer base। आप एक सर्वे करिए, आप पता करिए कि यहाँ पे इनको किस तरीके की डिजाइन की जरूरत है, और डिजाइन चेंज करिए। भाई भगवान ने आपको ये कैपेबिलिटी दी है, आप क्रिएटर हैं, आप डिजाइनर हैं, आप क्यों दूसरे को कॉपी कर रहे हैं? हाँ मतलब मुझे भी समझ में आता है कि लोग क्यों नहीं थोड़ा सा नया सोचने की कोशिश करते हैं। गेट द फीडबैक, मतलब नया मत सोचिए अपने आप, बट जो जिसके लिए बना रहे हो उससे फीडबैक तो ले लो, एडवांस में फीडबैक लीजिए। थोड़ा सा सर्वे, थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो अब टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत एजाइल बना दिया है। पुराने जमाने में जब वो ड्राफ्ट्स बनाया करते थे हम आइसोग्राफ से, एक बार बना दिया तो इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, राइट? अब तो इतने शानदार टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको ज्यादा मालूम है कि आप थोड़ा सा हिंट दे दें एआई के साथ में, तो वो बाकी सब कुछ बना देता है। Your ability to be creative is immensely high। देखिए पुराने जमाने में अनुराग ये भी होता था कि डिजाइन फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको री इन्वेंट करनी पड़ेगी। अब वो जमाना नहीं रहा। विद टेक्नोलॉजी every new project has to respond to fast evolving demand of the market। वंडरफुल। तो मतलब एक और बस छोटा पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक को टच किया हम लोगों ने डिस्कशंस में, तो एक जैसे टैक्सेशन का नया आया अभी, बिकॉज दिस इज अ लेटेस्ट, तो उसमें जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने उनको चेंज किया, 12.5% किया है, पहले वो 20% था, और 12.5% में इंडेक्सेशन को हटा करके किया, पहले वो विद इंडेक्सेशन था। तो इस तरह के केसेस में जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस या इसका इम्पैक्ट मार्केट में देखते हैं, तो मतलब जो लोग बहुत जल्दी खरीद करके बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये वाला पार्ट बहुत ही सही तरीके से साबित होता है कि आपको मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें अब उनको 12.5% दे दीजिए, तो आसान है। बट जो लोग लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं, उनके लिए जो टैक्सेशन कंपोनेंट है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब मार्केट रिसेप्टिवनेस सर्टेनली, अगर या तो जो मार्जिन है या प्रॉफिट है बहुत ज्यादा है तब तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है ही मुश्किल से 10%, उस पर भी अगर और भी कम हो गया तो शायद लोगों को बहुत पिंच करेगा। तो मतलब हाउ डू यू परसीव सच सिनेरियोज?
मैंने इस पे एक ओपिनियन एडिटोरियल लिखा था फाइनेंशियल अच्छा। एक्सप्रेस में रिसेंटली। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या इंटेंट था इसके पीछे, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ क्योंकि जो एक रिलेटिवली मिस इन्फॉर्म्ड परसेप्शन मार्केट में रहा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मीन्स गोइंग एंड बाइंग अ होम, इट ऑफ्टन मिसएलोकेट्स पीपल्स वेल्थ टू अ रॉन्ग एसेट। घर खरीदना ज्यादातर केसेस में एक कंजम्पशन डिसीजन है और लोग इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल के डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो बिहेवियर शायद इससे कर्ब होगा। आपने सही बोला कि हमने बहुत सारे सिनेरियो सिमुलेट करके देखे। ज्यादातर सिनेरियो में इट्स मोर लाइकली दैट द न्यू रेजिम विल मीन मोर कैपिटल गेन्स टैक्सेस। इससे शायद जो वो लोग हैं जिनके पास पैसा आता है घर खरीद लेते हैं, उनको शायद समझ में आए कि दिस इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो या तो बहुत दूसरे भी तरीके हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के, वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। बॉन्ड्स के या इस तरह के बॉन्ड्स, आप डेवलपर्स की इक्विटी खरीद सकते हो, एसएम रीट्स आने वाले हैं आरएमबीएस में, कोई जरूरी नहीं है कि आप जाकर घर ही खरीदें। हाँ, मतलब इकोनॉमिक या फाइनेंशियल टूल्स हैं, आप उसको बहुत सारे टूल्स हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। तो प्रशांत, वी हैव अ रैपिड फायर राउंड आल्सो। ओ बॉय। तो मतलब उसमें है, पहला क्वेश्चन है कि मतलब वन मिसकंसेप्शन अबाउट द रियल एस्टेट, that India doesn't need education in real estate finance. I think the very reason that India has a disorganized market justifies more education in real estate finance. And where do you get your best ideas? From writing ghazals, doing painting once in a while, talking to my kids. Wow, very nice. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि मतलब so far in your career for which you are proud of? जब मैं रुड़की में अंडरग्रेड स्टूडेंट था तो हम कुछ दोस्त मिलकर झारखंड के जंगलों में गए थे और हमने ट्राइबल आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट किया था। वाओ, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपोजर टू सोशल फैब्रिक दैट वाज रिलेटिवली एलियन टू अस। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो मे बी आई थिंक व्हाट इज द अल्टरनेटिव? जर्नलिस्ट होता। हाँ, जर्नलिस्ट होता। जर्नलिस्ट, हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। तो अगर लास्ट है कि बुक योर मे बी आई थिंक एनी बुक दैट यू वुड रिकमेंड फॉर द रियल एस्टेट फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर? तो अपना प्रचार नहीं करूंगा, अपनी किताबें नहीं। देयर इज अ बुक कॉल्ड द रियल एस्टेट गेम बाय विलियम पुरवू, हार्वर्ड प्रोफेसर। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड दैट बुक। ओके, वेरी नाइस। प्रशांत, कुछ अपने बारे में भी बताएं, मतलब ऑलमोस्ट नियरिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। हम चाहते हैं कि लोग आपके अपने पर्सनल, आप रांची से बिलोंग करते हैं जी, जहाँ से बहुत ही मे बी लेजेंड सुपर धोनी साहब भी बिलोंग करते हैं। रियल एस्टेट और धोनी साहब का भी आपस में बहुत ही गहरा कनेक्शन रहा है। So he has invested in one of the leading real estate company in Noida one point of time, and that company got bankrupt, got into NCLT, and then he also got a flag just because he was also maybe the ambassador of that company as well. तो रियल एस्टेट स्पेसिफिकली नई डिस्कशन है, बट इन जनरल मे बी आई थिंक यू सीम टू बी वेरी सॉर्टेड, मे बी प्रोफेशनल, बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके पेरेंट्स भी मतलब टीचर्स रहे हैं? नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट में ऑफिसर थे। अच्छा, ऑडिट ऑफिसर थे। मेरी मम्मी वाज अ हाउस मेकर। माय फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली, but and my family went through major financial troubles. तो मेरे जो बड़े भाई बहन लोग थे उन्होंने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन जो मेरे घर में माहौल रहा वो हमेशा इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड रहा। कई बार ऐसा हुआ कि आपको सोचना पड़ता था कि भाई हाउ टू अरेंज फॉर फूड, अगर डेली बेसिस पे नहीं तो इट वाज अ चैलेंज। लेकिन वैसे माहौल में भी हमारी फैमिली में लोगों ने इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं छोड़ा। मेरे एक भैया कवि हैं, एक दूसरे भैया जर्नलिस्ट हैं, एक तबला बजाते हैं,
मेरी जो कजन्स हैं, मेरी बुआ, मेरे फुफेरे भाई बहन, और मेरे अपने जो सगे भाई बहन हैं, इन जनरल वहाँ पर ये माहौल रहा है कि लोग साहित्य करते रहे, कोई तबला बजाता रहा, कोई कविता लिखता रहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। दिस रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब फाइनेंशियल ट्रबल्स आते हैं फैमिली में, तो इंसान की सबसे पहली सोच होती है सर्वाइवल, कि भाई कैसे इकोनॉमिकली सर्वाइव करें। आई थिंक दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। लाइफ इज ऑलवेज साइक्लिकल। आप देखेंगे, अगर आप फाइनेंशियल फ्रंट पे हमेशा अपवर्ड रहे हैं, तो इमोशनल फ्रंट पे आपके साइकिल्स आएंगे, कहीं ना कहीं साइकिल तो आना है। ये काल चक्र है, राइट? तो आई डोंट थिंक दोज साइकिल्स ईदर ऑन योर इमोशनल फ्रंट और योर फाइनेंशियल फ्रंट शुड अफेक्ट योर इंटेलेक्चुअल परस्यूट। I think that is what makes us what we are. तो उसका फायदा मुझे हुआ। मैं सबसे छोटा भाई था बहुत सारे भाई बहनों में, सबको मैंने कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल कामों में देखा, मुझे लगा कि सबसे कुछ कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स। तो आई थिंक जो मिडिल क्लास की लाइफ होती है, मेरे भैया हैं हेमंत दास, उन्होंने कुछ कविता लिखी थी, 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ प्लीज। कि तस्वीर वो तनी रही वितान की तरह, वितान मतलब टेंट, तस्वीर वो तनी रही वितान की तरह, ये जिंदगी सजी रही अभियान की तरह। तो जो मिडिल क्लास है हमारा, विच इज मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस बेस एंड मोस्ट ऑफ अस, उनके लिए लाइफ इज अ मिशन। पहले तो आपको पढ़ाई करनी होती है, फिर किसी को IIT जाना है, किसी को कहीं और जाना, वो कर लिया तो अब नौकरी चाहिए, जब नौकरी कर लिया तो घर खरीदना है। तो ये तो प्रोजेक्ट चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस अभियान में आई थिंक दोज इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट डिफाइंस हु वी आर, द रेस्ट ऑफ इट इज सस्टेनेंस। I totally agree. I think मतलब I have always maybe I think seen you very creative, चाहे वो कॉलेज में है और कॉलेज से लेकर के अब तक का जो भी सफर रहा है, यू हैव बीन राइटिंग लॉट ऑफ बुक्स, रियल एस्टेट फाइनेंस, रियल एस्टेट इन साउथ एशिया, लॉट ऑफ मे बी आई थिंक मे बी बुक्स दैट वी हैव गॉन थ्रू। और मुझे लगता है कि वो जो क्रिएटिव स्किल्स है या जो परस्यूट आपने रेफर किया, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली मे बी व्हाट यू लीव बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ मे बी सॉफ्ट स्किल्स या जो नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में अगर लोगों के सामने अवेलेबल रहते रहें, तो शायद मे बी आई थिंक यू लिव बियॉन्ड योर लाइफ एज वेल। और वो जो लर्निंग है आपकी, वो बहुत ही मे बी आई थिंक वैल्यूएबल है, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस तरीके की जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करते हैं लोग साथ में इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, और इवन मे बी पार्टिसिपेटिंग इन आवर डिस्कशन एज वेल, मुझे लगता है कि वो बहुत वैल्यू क्रिएट करते हैं हम सब लोगों के लिए। वी गेट टू इंस्पायर फ्रॉम यू अ लॉट। नहीं, आपने ये बोला अनुराग, लेकिन मैं तो बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंस का, तो मेरे लिए आप जैसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे याद है जब हम कॉलेज से निकले थे, पॉकेट में ज्यादा पैसे वैसे नहीं होते थे, उससे आप भी ऐसे ही निकले, फिर आपने एक कंपनी लगाई, और आज के डेट में इतना बढ़िया कर रही है ये कंपनी। तो आई थिंक this sense of pride in you, and the sense of ownership that we have, I think that is important. Very nice. Celebrating what you are doing. Absolutely. I think वही important भी है, that you should celebrate what you are doing in some or other form. ये बहुत अच्छा भी लगता है हम सब के लिए। Maybe I think the last message for our listener, जो कि शायद maybe young stage पे अब maybe real estate as a profession या sector को लोग मे बी फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं, या अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए योर मैसेज प्रिसाइसली फॉर रियल एस्टेट और रियल एस्टेट फाइनेंस, कि वो लोग क्या चीज़ों को मतलब देखें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर देम। सो जब आप ज्ञान अर्जन की बात करते हैं करियर के स्टैंड पॉइंट से, तो 2 तरीके का ज्ञान होता है। एक ज्ञान है इंडस्ट्री प्रैक्टिस का ज्ञान, और दूसरा ज्ञान है सर्विस प्रैक्टिस का ज्ञान।
सर्विस प्रैक्टिस होगा जैसे मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इस तरीके की चीज़ों को सर्विसेज बोलेंगे। और इंडस्ट्री होगा जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। तो रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है जिसमें हर तरीके के स्किल की ज़रूरत है, और आपके अंदर जो भी स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, आप फाइनेंस करते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जाकर लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप टीम्स बना सकते हैं, इन सब की रियल एस्टेट में ज़रूरत है। तो डिसिप्लिन वाइज रियल एस्टेट फाइनेंस ओरिएंटेड ज़रूर होगा। जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं ज़्यादा फाइनेंस पढ़ाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में हर किस्म के लोगों की ज़रूरत है, और यहाँ पर बहुत लोगों की ज़रूरत है, और बहुत लोगों की ज़रूरत होने वाली है फ्यूचर में। तो इसको लेकर सबको एक्साइटेड होना चाहिए। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पढ़ाई करें, और इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने की कोशिश करें। Great. Thank you so much. Thank you very much. What a pleasure. Thank you.